हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में प्रोडक्शन के बारे में बात की थी, तो जब हमें किन्हीं भी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है, तो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक प्लास्टिक, इंक एक्सेट्रा। देन इस मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और जिनके लिए हम क्या करेंगे, पे करेंगे। तो सिंपली प्रोडक्शन के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो भी हम पे करते हैं, दैट ऑल monetary expenditures are called cost और cost of production in economics। ठीक है, तो cost क्या होती है? What is the meaning of cost? The expenses incurred on all the factor services used for production of commodity are known as cost। ठीक है, देखिए cost बहुत सारे तरह की होती है। there are various concepts of cost such as explicit cost, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, संक कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। तो अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं मॉनेटरी कॉस्ट के बारे में कि हम जितना भी पे ऑफ करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट को हम कॉस्ट फंक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन? द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। जैसा आपको पता है कि कॉस्ट फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में, फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो क्वांटिटी है दैट इज क्वांटिटी और आउटपुट दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या हम बोल सकते हैं दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, और अगर आउटपुट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है। तो कॉस्ट डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शनल रिलेशन एंड दिस फंक्शनल रिलेशन इज कॉल्ड कॉस्ट। हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्ट फंक्शन। तो इस केस में डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे? तो जितने भी हमारे पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनके लिए हम जो भी पे ऑफ कर रहे हैं, वो सारे क्या बन जाएंगे? कॉस्ट के डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो दैट फंक्शनल रिलेशन इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। अब हम इस कॉस्ट फंक्शन को दो टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, टू टाइम पीरियड्स से, शॉर्ट रन पीरियड and long term period. In economics, short term period is a period in which some factors are variable and other remains the fixed। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि at least one factor of production remains constant. That time period is called short run time period. And long run time period is the time period in which all factors of productions are changed, variable, जो बदल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरियस कॉस्ट इन शॉर्ट रन टाइम पीरियड। तो कौन कौन सी कॉस्ट है, बात करते हैं इसके ऊपर। शॉर्ट रन कॉस्ट में हम तीन तरह की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज एवरेज कॉस्ट एंड लास्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से इसे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो इस मार्कर के लिए फ़र्स्ट हमें इसके प्रोडक्शन के लिए फ़र्स्ट हमें एक प्रीमाइस की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए हमने वो प्रीमाइस रेंट पर लिया है। ठीक है, मान लेते हैं हमने वो प्रीमाइस रेंट पे लिया है, हमारा खुद का प्रीमाइस नहीं है। देन प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तभी हम क्या कर पाएंगे,
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाएंगे। दीज ऑल आर एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। लेकिन देखो इन सब में से कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो फिक्स नेचर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो वेरिएबल नेचर के हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो बिल्डिंग जो प्रीमाइस रेंट पर लिया है उसका हमें मंथली रेंट पे ऑफ करना होगा, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करें या 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, डजेंट मैटर, हमें वो मंथली रेंट पे ऑफ करना होगा। या हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया है, ठीक है, हम उसे मंथली सैलरी देते हैं, तो डजेंट मैटर ना कि प्रोडक्शन 1000 यूनिट का हो रहा है या 10,000 यूनिट का हो रहा है, हमें उसे उसका मंथली रेम्यूनरेशन, उसका मंथली जो भी सैलरी है वो पे करना होगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर, ठीक है, दीज ऑल आर एक्सपेंडिचर, यानी ये पार्ट ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग वैरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग वैरी करती है, चेंज होती है। जैसे आपने 1000 यूनिट ऑफ मार्कर्स मैन्युफैक्चर किए तो रॉ मटेरियल अकॉर्डिंगली लगेगा, लेबर अकॉर्डिंगली काम करेगी। लेकिन अगर आपने 10,000 पीसेस, 1 लाख पीसेस का प्रोडक्शन किया तो मटेरियल, लेबर ये सब क्या लगेंगे, इंक्रीज क्वांटिटी में लगेंगे, अकॉर्डिंगली लगेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के लेवल के अकॉर्डिंग वैरी करती है, दैट काइंड ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन में कुछ फिक्स कॉस्ट होती हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। जब हम इन सब का टोटल लगा देते हैं, दैट कंबाइंड कॉस्ट, ठीक है, दैट सम ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट? द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर incurred in producing a given amount of आउटपुट। किसी पर्टिकुलर अमाउंट से 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए उन सब का टोटल, दैट सम इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक फॉर्मूला क्या बना, TC इक्वल टू TFC प्लस TBC। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज नहीं होती। एंड व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? द टोटल वेरिएबल इज कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एंड द समेशन ऑफ बोथ दीज कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के कर्व किस तरीके से बनते हैं या इनका स्केड्यूल किस तरीके से बनता है, अब इसको हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। तीनों कॉस्ट को कंपैरेटिवली समझते हैं। फर्स्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? अ कॉस्ट विच इज नॉट वैरी विद द, डू नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, यानी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपकी बिल्डिंग में एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो क्या लैंडलॉर्ड ये बोल के आपका रेंट एग्जाम कर देगा, माफ़ कर देगा कि आपने तो प्रोडक्शन किया ही नहीं है? तो फिर वो आपसे बोलेगा कि जब आप डबल प्रोडक्शन करोगे तब आप रेंट भी डबल देना, पर ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स अगर आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो, एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भी आपको ये कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं इसको एक स्केड्यूल और कर्व से समझाऊं तो मैं इसे इस तरीके से समझा सकती हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं विथ 0, एक भी यूनिट नहीं बनी तो क्या लैंडलॉर्ड किराया माफ़ कर देगा? क्या मैनेजर बोलेगा कि नहीं आपने तो प्रोडक्शन किया ही नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे सैलरी मत दो? ऐसा नहीं होगा, हमें ये फिक्स एक्सपेंडिचर्स बियर करने ही होंगे। तो अगर क्वांटिटी है 0 तो भी आपको पेमेंट करना ही होगा, बिकॉज दिस कॉस्ट इज़ नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट अगर 60 है तो हर बार वो कॉस्ट क्या रहेगी, 60 ही रहेगी, चाहे हम फैक्टर्स, चाहे हम प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा लें। तो इस तरीके से मैंने क्वांटिटी को चेंज किया है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 लेवल पर भी फिक्स कॉस्ट क्या करती है, सेम ही रहती है, जितना वो फर्स्ट यूनिट पर है और जितना वो लास्ट यूनिट पर है।
ठीक है, अगर मैं इसे ग्राफ से समझाऊं तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व किस तरीके से बनेगा, देखो एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी, आउटपुट या क्वांटिटी बोल सकते हो आप, आउटपुट भी बोल सकते हो, और वाई एक्सिस पर हम जिस कॉस्ट के बारे में बना रहे हैं तो अब TFC को शो कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पर TFC एंड द कर्व ऑफ TFC इज अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए यहाँ 60 है तो वो हर बार चाहे क्वांटिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हमेशा 60 रहेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज TFC कर्व। So what is the shape of TFC? The TFC is a straight line parallel to x-axis, or it is a horizontal straight line. From where TFC starts? It starts from the y-axis above the horizon. Is TFC starts from the horizon? क्या TFC 0 से स्टार्ट हो सकता है? Never. क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करते हो तभी भी फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, it never be 0. That's why TFC curve never starts from the horizon. ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, जैसे मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये सब क्या होंगे, प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करेंगे, चेंज होंगे। सो कॉस्ट विच इज़ वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसको हम एक स्केड्यूल और कर्व से समझते हैं। TVC, शॉर्ट में TVC लिखेंगे, क्वांटिटी वही ले रही हूँ 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसे देखिएगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, क्या मटेरियल लगेगा, क्या लेबर काम करेगी, क्या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी ना। तो एट द 0 लेवल ऑफ आउटपुट TVC इज 0, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर TVC क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट कम स्पीड से बढ़ती है क्योंकि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल के बाद में कॉस्ट के बढ़ने की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट, क्योंकि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से फिल कर रहे हैं, देखिए 240, 340, 500 एंड 720, इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे तो देखो वेरिएबल कॉस्ट कर्व किस तरीके से बनता है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वही आउटपुट लेंगे, आउटपुट या क्वांटिटी बोल लीजिए, और वाई एक्सिस पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जब हम ये कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। दिस इज इनवर्स एस शेप कर्व। उल्टा एस है ना, वैसे तो एस इस तरीके से बनता है बट ये उल्टा है, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स एस शेप कर्व। What is the reason behind this shape of TVC? Initially we get increasing return, and after a limit, after an optimum point, we get diminishing return. ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में कॉस्ट के बढ़ने की स्पीड कम होती है। देखो ये कर्व अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि कम है, लेकिन उसके बाद में ऑप्टिमम लेवल के बाद भी जब हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो हमें कौन से रिटर्न मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हम अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं, लॉज ऑफ रिटर्न हम अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से इस कॉस्ट का शेप किस तरीका का है, दैट इज इनवर्स एस शेप कर्व। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। It is vary with the level of output, and when output is 0, the TVC is also 0. अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करना है। तो स्केड्यूल में भी हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट। और कर्व कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम टोटल कॉस्ट का स्केड्यूल बना लेते हैं। क्वांटिटी सेम 0 to 6। ठीक है,
अब देखिए टोटल कॉस्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। तो 0 पर 60 प्लस 0 इज इक्वल टू 60। देन उसके बाद में 160, 240, 300, देन 400, 560 एंड लास्ट वन 780। ठीक है, दैट इज टोटल कॉस्ट स्केड्यूल। अब टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है देखिए, एक्स एक्सिस पर आउटपुट और क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, टोटल कॉस्ट। 0 पर भी टोटल कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है, देखो क्योंकि टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है ना, इसलिए 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी टोटल कॉस्ट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। और वो किसके बराबर हो जाती है, वो बराबर हो जाती है टोटल फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल कॉस्ट भी 0 नहीं होती और टोटल फिक्स कॉस्ट भी 0 नहीं होती। तो टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या 0 से स्टार्ट होगा, नहीं, ये स्टार्ट होगा 60। ठीक है, और इसका शेप भी क्या होगा, इनवर्स एस शेप, बिल्कुल किसकी तरह, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरह, दैट इज टोटल कॉस्ट कर्व। ना इस कर्व का शेप भी इनवर्स यू शेप है। क्यों है इनवर्स यू शेप, देखो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट में जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना, वो तो 60 है। तो जो पैटर्न, जो चेंज वेरिएबल कॉस्ट देगा, वही पैटर्न कौन फॉलो करेगा, टोटल कॉस्ट करेगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो वेरिएबल कॉस्ट जिस तरीके से चेंज होगी, टोटल कॉस्ट भी उसी तरीके से चेंज होगी। तो जो शेप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है, वही शेप किसका होगा, टोटल कॉस्ट का होगा। मैं अभी तीनों डायग्राम कंबाइनली बनाकर बता दूंगी आपको। तो व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व, इट इज इनवर्स एस शेप। What is the reason behind the shape of this curve? Due to operation of laws of return. Increasing we get initially we get increasing return, and after a optimum point we get diminishing return. That's why the shape of total cost curve is inverse S shape. ठीक है, तो अब इन तीनों कर्व को, स्केड्यूल को अगर हम एक साथ देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। This is the combined schedule of quantity, TFC, TVC एंड TC। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने वही स्केड्यूल को एक साथ लिखा है जो मैंने अभी सिखाए थे। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट माइनस TVC। ठीक है, और अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना हो तो टोटल कॉस्ट माइनस TFC। TFC, TVC और TC कर्व अगर हम कंबाइनली बनाए तो देखो किस तरीके से बनते हैं, एक्स एक्सिस पर आउटपुट और क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर TC, TFC एंड TVC। TFC कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज TFC not vary with the level of production, it is constant, that's why it is the horizontal line। ठीक है, TVC curve start from origin and it is inverse S shaped curve because of operation of laws of return. Initially we get increasing return and after that we get diminishing return। ठीक है, that's why the curve is inverse S shape। From where TC curve starts from, the TC curve starts from the y axis above the origin and strictly उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ TFC स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी कि एट द लेवल ऑफ ज़ीरो आउटपुट, एट ज़ीरो आउटपुट, ठीक है, TVC ज़ीरो हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स वाई TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। TVC बिकम ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल, तो TC किसके बराबर हो जाएगा, TFC के। ठीक है, TC इज इक्वल टू
TFC at the zero level of output. That is important, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मिसिंग फिगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो TC कर्व और TFC कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। और TC का जो शेप होता है वो बिल्कुल किसकी तरह चलता है, TVC कर्व की तरह चलता है, बिल्कुल पैरेलल चलते हैं दोनों, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, इस तरीके से। The gap between TC and TVC curve, this gap is TFC curve. This is TFC and always remains constant. That's why this gap remains always constant. ठीक है, लेकिन अगर मैं यही आपसे बोलूं कि TC और TFC के बीच का गैप किसको रिप्रेजेंट करता है, तो TC और TFC के बीच का गैप TVC को रिप्रेजेंट करता है। और TVC के बढ़ने का पैटर्न क्या होता है, इनवर्स एस शेप। तो ये गैप भी देखो शुरू में बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों कंबाइंड कर्व है और ये जो कॉस्ट है दैट इज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट।